चलिए हम मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करते हैं और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए मक्का मदीना जो है वो अरब में है और हम जानते हैं कि 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं हजरत मोहम्मद साहब, उनका जन्म यहीं सऊदी अरब में हुआ था, मक्का में। और इसी कारण से जो मुस्लिम अनुयायी हैं उनका ये तीर्थ स्थल बना, कौन सा, मक्का। हजरत मोहम्मद साहब का जो मृत्यु हुआ वो 632 ईस्वी में हो गया। अब भारत के बारे में बात करते हैं कि भारत को जो इतने नाम भारत पड़े हैं वो किस कारणों से पड़े हैं। तो ऋग्वेद में जो भरत कबीला है उसके नाम पर इस देश का नाम भारत बहुत सारे लोग मानते हैं। कुछ लोग दुष्यंत के पुत्र जो भरत थे उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत मानते हैं। कुछ विद्वान ऋषभ देव के जो ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत मानते हैं। और ईरानियों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहकर बुलाया था और यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया कहा था। देखिए भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू का सबसे पहले प्रयोग अरबों द्वारा किया जाता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए अगर हम बात करें कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो कैसे कैसे हुए थे, तो भारत पर मध्यकालीन में 3 विदेशी आक्रमण हुए थे। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था, फिर महमूद गजनवी ने 1027 में किया था और फिर मोहम्मद गोरी ने 1175 में किया था। अगर तुर्कों के आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले इसमें अल्पतगीन आता है, फिर सुबुक्तगीन आता है, फिर महमूद गजनवी और फिर हमारा गोरी आता है। यहाँ पे इसके पहले भी अरबों का आक्रमण था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। और उसके बाद ये सारे आक्रमण आते हैं, ये बात हमको पता होना चाहिए। आइए चलते हैं आगे और पहले हम तुर्कों के आक्रमण को देखते हैं। देखिए अल्पतगीन जो था ये गजनवी वंश का संस्थापक था और इसने गजनी कहाँ पे है, गजनी अफगानिस्तान में है। गजनी अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल होती है, हमको पता होना चाहिए। गजनी में इसने स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी। अल्पतगीन का जो गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन था, ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। 986 ईस्वी में इसने सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया और इसमें इसने जयपाल को हराया भी था। इसके बाद बात करते हैं महमूद गजनी की। ये यामिनी वंश का था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क अगर कोई बोला जाए तो वो महमूद गजनी ही था और यह उपाधि इसने बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। देखिए महमूद गजनी जो था इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और सबसे प्रसिद्ध जो है वो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर इसने जो आक्रमण किया था। इसके बाद आता है गोरी। गोरी जो है ये संसवानी या गोर वंश का यहाँ पे था। इसने तुर्की राज्य का संस्थापक भारत में माना जाता है और इसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। देखिए मोहम्मद गोरी के कुछ दास भी थे, जैसे ताजुद्दीन एल्दाज, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद नासिरुद्दीन कुबाचा और फिर इख्तियारुद्दीन खिलजी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इराक से उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, कहाँ पे, यहाँ पे लाहौर में, जो कि पराजित हुआ और मारा गया। इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, हम आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण हुआ था भारत, हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जो है वो इराक से पर्सिया होते हुए सिंध पर हुआ, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसको और अगर क्लियर करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप, इराक के जो हाकिम थे जिनका नाम अल हजाज था, इसने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे सिंध जो था इसके शासक यहाँ पे ब्राह्मण राजा दाहिर थे और बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ। उसके बाद अरबों ने 712 में सिंध पर क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। मतलब यहाँ पे राजा दाहिर थे, इनको हार का सामना करना पड़ा और ये भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये आपको देखने को मिल सकता है और वन लाइनर में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और राजा दाहिर का यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा, ये हमको किस ग्रंथ से हमको ये जानकारी मिलती है, तो ये चचनामा से मिलती है। फारसी ग्रंथ था चचनामा से हमको अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उमैयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे कौन, उबैयद खलीफा, और इनके उबैयद खलीफा के सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम। उन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रथम ये सफल मुस्लिम माने जाते हैं, अरब मुस्लिम माने जाते हैं। देखिए आगे चलते हैं। तुर्कों का आक्रमण ये हम देख चुके हैं पहले।
ना। यहाँ तक हमने देख लिया है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फिर से। देखिए जो अल्पतगीन था, ये गजनी वंश का संस्थापक गजनी वंश ने स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? सुबुतगीन था, ये भी हमने देख लिया है। महमूद गजनी भी देख लिया है। महमूद गजनी क्या था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला तुर्क शासक था। उसके बाद ये भी देख लिया हमने। तो जो मोहम्मद गोरी है, ये भारत में तुर्की राज्य का स्थापना करने वाला प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी हमने यहाँ तक बातें हमने देख लिया है। ये पेज तो हमने देख लिया था। अब मैं आपको यहाँ पे आता हूँ, यहाँ बात करता हूँ। देखिए जो गजनी वंश है, इसका अन्य नाम जो है वो यामिनी वंश है, और ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान, मैंने बताया था। इसके संस्थापक कौन है? तो अल्पतगीन। अल्पतगीन जो है वो इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। 998 में महमूद गजनी का शासक बना। ठीक है। 998 ईस्वी में महमूद जो है गजनी का क्या बना? शासक बना था। इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? देखिए एक था यामीन उद्दौला और एक था आमीन उल मिल्ला। ये उपाधियां इसको किसने दी थी? तो बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने मोहम्मद गजनवी को ये उपाधियां दी थी। यामीन उद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्ला का हाथ होता है, मिल्ला का मतलब होता है मुस्लिमों का संरक्षक। ठीक है। ये जो सन हेनरी इलियट के हिसाब से महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो ये तो हमको पता ही है। 999 से 1027 के बीच में महमूद ने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। और भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना इसका मतलब नहीं था, इसका केवल और केवल लक्ष्य था लूटपाट करना। तो ये क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट में पूछता है कि जब जब महमूद गजनवी जो था, गजनवी का लक्ष्य क्या था? क्या इसको अपना साम्राज्य विस्तार करना था? नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका केवल और केवल क्या था? लक्ष्य लूटपाट करना और धन एकत्रित करना। इसका केवल और केवल एक ही यहाँ पे उद्देश्य था। चलते हैं आगे। ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहला आक्रमण देखते हैं महमूद गजनवी का। इसने 1001 में आक्रमण किया। कहाँ पे? पंजाब। और पंजाब में उसमें शासक कौन थे? जयपाल थे। और इसको बोलते हैं वहिंद की लड़ाई, जिसमें जयपाल मारा गया। वहिंद की दूसरी लड़ाई 1008 में हुई, और हिंदू शाही वंश के जो शासक आनंदपाल थे, उनको भी यहाँ पे हराया था वहिंद की दूसरी लड़ाई में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। महमूद गजनवी का चंदेल वंश के ऊपर आक्रमण हम देखते हैं। देखिए महमूद गजनवी का चंदेलों पर आक्रमण 1019 से 20 में हुआ था, और वहां का शासक कौन था? विद्याधर था। ठीक है। और वो अपने वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक अगर कोई था तो वो था विद्याधर। ठीक है। और ये अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। ठीक है। तो ये यहाँ पे हारा नहीं था, ये कहना चाह रहा है। महमूद गजनवी ने 1025-26 में गुजरात के काठियावाड़ पे आक्रमण किया, और यहाँ के शासक कौन थे? भीमदेव प्रथम थे। 1022 से 72 के मतलब ये 1022 से लेकर के 72 तक भीमदेव प्रथम ने शासन किया था। इसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1025-26 में सोमनाथ के शिव मंदिर को लूटा। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, उसमें हमको 17 वे सारे हमको नहीं याद रखने, कुछ सिलेक्टिव जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हमको केवल याद रखना है। उनमें से एक ये भी है कि महमूद गजनवी ने 1025-26 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो किया था, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब महमूद गजनवी ने 1025-26 में गुजरात के काठियावाड़ पे आक्रमण किया, तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। किस सन में किया? 1025-26 में किया। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। ये सारी बातें क्वेश्चन पूछ सकता है, हमको पता होना चाहिए। देखिए महमूद गजनवी के थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों को विध्वंस कर दिया था। ठीक है। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण किस पे किया था? तो उसने आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर 1027 में इसने अपना अंतिम आक्रमण किया था। ये हमको पता होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर पूरे इंडिया में हम देखें तो ये कुछ एरियाज थे जो कि महमूद गजनवी क्या किया था? ऑक्यूपाई कर लिया था। जैसे तेहरान आप देख ले, तो ये तो ईरान की बात हो रही है। इधर लाहौर हो गया ना, काबुल है, गजनी है ना, ये सब एरियाज जो थे आप देख सकते हैं। अलग अलग ईयर में, 1000 में, 999 में, इस तरीके से ये पंजाब में महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। ये थोड़ा सा मतलब मैप उतना अच्छा है नहीं, हम आगे चलते हैं। देखिए महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण तो किया था। क्या हमको सारे याद रखने हैं? तो मैंने यहाँ पे सारे वैसे आपको देख रहा होगा, लेकिन सारे हमको एक्चुअली में याद नहीं करने हैं। सारे अगर याद करेंगे तो याद नहीं हो पाएगा, और उसके बाद ज़्यादा यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो उतना अच्छा नहीं होगा।
तो मेरे हिसाब से आप पहला याद रखो, पहला इसने पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र में 1000 में किया था, और वहाँ के शासक कौन थे? जयपाल थे। ये हमने मैप के थ्रू भी पहले देख लिया है। उसके बाद मैं कहूँगा आपको, अगर आपको देखना है तो आप जो पेशावर का देख लो, पेशावर पिछले 1001 में, वहाँ भी राजा जयपाल थे। तो ये आसान है, पहले पंजाब पे किया, फिर पेशावर में किया, ये और अगले ही साल किया, और राजा यहाँ पे सेम थे, जयपाल ही थे। तो ये याद करना आसान था। उसके बाद थानेश्वर आप याद कर लो, थानेश्वर में 1013-14 में किया, और वहाँ पे राजा राम वहाँ के शासक थे। इसके बाद आप कश्मीर का याद कर लो, संग्राम लोहार वहाँ पे शासक थे, 1015-16 में इसने आक्रमण किया था। फिर मथुरा कन्नौज पे इसने 1018-19 में किया, प्रतिहार राज्यपाल वहाँ पे थे। और इसके बाद मैं कहूँगा आपको सोमनाथ मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भीमदेव वहाँ पे थे 1025-26 में किया। और अंतिम वाला याद कर लेना है, सिंध के जाट यहाँ पे आक्रमण प्रदेश 1027 में किया था, और आक्रमण वाले प्रदेश का नाम क्या था? वहाँ पे शासक कौन था? जाट शासक था। तो ये यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट, सारे नहीं याद रखने हैं। अब हम महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, आइए देखिए, महमूद गजनवी पहले बात तो शिक्षित सुसभ्य था, वो तो पता है। इसने ये जो है, ये विद्वानों और कलाकारों को बहुत सम्मान करता था। जैसे आप देखेंगे कि इसके समय में बहुत सारे विद्वान गजनी में एकत्रित हुए थे। कौन कौन थे? तो उतबी, बैहाकी, फारस का कवि उजारी, खुरासानी, विद्वान अजदी, फिरदौसी, ये सारे जो विद्वान थे वो इसके दरबार में एकत्रित थे। लेकिन क्या हमको सारे याद रखने हैं? तो मैं कहूँगा नहीं, मैं तो कहूँगा आपको उतबी याद रख लो भाई। उसके बाद अगर आपको याद करना, फिरदौसी कर लो। उतबी, फिरदौसी, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप देख सकते हो यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, लेकिन मैं सारे नहीं बताऊंगा। ये उतबी आपको याद रखना, ये दरबारी इतिहासकार था, और इसने किताब उल यामिनी या तारीख यामिनी की रचना की थी। ठीक है, बैहाकी ने, आपको ज़्यादा ध्यान किस पे देना है? जैसे उतबी पे और फिरदौसी पे, यही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। बैहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन का लेखक है ये, और इसको क्या उपाधि दी जाती है? पूर्वी पेप्स। किसने दिया था? इतिहासकार लेडपुल ने दिया था। कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मैंने आज तक नहीं देखा किसी कंपटीशन में पूछा गया हो। फारस का कवि उजारी था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। खुरासानी विद्वान तुसी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिरदौसी याद रख लो, फिरदौसी किसका यहाँ पे लेखक था? शाहनामा का लेखक था। शाहनामा भी एक मैंने बताया था, चचनामा, तो चचनामा वाला भी याद रखिएगा आप। जो चचनामा था वो जो अरब थे उनका सिंध पर विजय को दिखाता है। चचनामा जो ग्रंथ था, जो कि एक फारसी ग्रंथ था। देखिए, महमूद गजनवी के दरबार का एक प्रसिद्ध कवि था, और इसको होमर की उपाधि दी जाती है, या पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो विद्वान अजदी और फारूकी, जिसको फरिश्ता या फिरिश्ता भी बोला जाता है। पूरा नाम इसका ये था, कासिम हिंदू शाह अस्तराबादी फरिश्ता। इसने लिखा क्या था? तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी। ठीक है, इसकी किताब तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित थी, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि फिरदौसी, शाहनामा याद कर लो आप, उतबी, किताबुल यामिनी, तारीख यामिनी, इतना याद कर लो, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे एक और है अल बरूनी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अल बरूनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीन मैं कहूँगा याद करने के लिए, उतबी, फिरदौसी और अल बरूनी। अल बरूनी के बारे में भी हम अलग से भी देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, महमूद गजनवी द्वारा चलाए गए सिक्के, ये संस्कृत में लिखे हुए चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे, और दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में इसने मुद्रा लेख कराया था। देखिए, इसने जो है अरबी भाषा में कराया था ऊपरी भाग पर, और दूसरी तरफ इसने संस्कृत भाषा में अंकित लेख कराया था। ठीक है, तो ये तो पता होना चाहिए, खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टेटमेंट वाइज में थोड़ा सा पूछ सकता है कहीं पे। अब हम देखते हैं अल बरूनी के बारे में। जैसा मैंने कहा था कि अल बरूनी के बारे में हम अलग से देखेंगे, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका जन्म 973 में, कभी पूछा नहीं जाएगा। इसका खीवा का रहने वाला था, ये भी पूछा नहीं जाएगा कभी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी कौन था? तो अल-बरूनी है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद इसने संस्कृत का भी अध्ययन किया, और इसकी अनेक रचनाओं का उपयोग किया, संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें कौन कौन है? तो ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वाराह मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये कई सारी रचनाओं को यहाँ पे क्या किया? उपयोग किया था। ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और वाराहमिहिर, हमको याद रखने हैं। ठीक है, सॉरी भाई, मैं फिर से यहाँ पे ऊपर हो रहा है। ठीक है, देखिए, तो इसकी जो पुस्तक थी वो थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी किताब है। देखिए, उतबी ने तारीख यामिनी लिखा था, आपने अभी देखा था। फिर आपने देखा उतबी के बाद फिरदौसी, फिरदौसी बहुत इंपॉर्टेंट था। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था, और यहाँ पे आप देख रहे हो अल बरूनी ने किताब उल हिंद।
ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, इसको बहुत सारे क्षेत्रों में जानकारी थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र, ये सारे क्षेत्रों में इसको जानकारी थी। और उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को भी उद्धृत किया था। इसकी एक रचना है तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद। तो इसने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की भी रचना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किताबुल हिंद और तहकीक-ए-हिंद, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो अल-बरूनी की हैं। ठीक है। एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का उपयोग अंग्रेजी में किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर हिंदी में इसको किसने कराया था? तो रजनीकांत शर्मा ने कराया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण देखते हैं। ये है मोहम्मद गोरी, और गोरी ने यहाँ पे देखिए आप निशापुर, ठीक है, उसके बाद फिरोज को, गजनी, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, अजमेर, थाटा, बनारस, लखनौती, नदिया, आप देख सकते हो इन जगहों पे इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। ये गोरी के बारे में देख लेते हैं। इसने प्रथम आक्रमण 1175 में किया था। कहाँ पे? मुल्तान में। ठीक है। और ये मध्य एशिया में, इसका क्या नाम था? मोहम्मद गोरी नाम था। 1205 तक वो बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। तो ये एक बात आपको यहाँ पे अगर आपने नोट किया हो तो आपको ध्यान देना है कि देखिए, जो गजनवी जो था, ये गजनवी कभी भी साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं, ये लूटपाट कभी इसने आक्रमण नहीं किया, ये साम्राज्य विस्तार नहीं किया था। लेकिन जो गोरी है, मोहम्मद जो गोरी है, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा, मतलब इसने जो पहले राज्य जीते थे उनकी रक्षा के लिए ये भारत पर लगातार चढ़ाई करता रहा। इसका मतलब है ये साम्राज्य विस्तार करता था। तो ये डिफरेंस कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये साम्राज्य विस्तार करता था, सॉरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी। आगे चलते हैं। मोहम्मद गोरी ने गुजरात में, यहाँ पे गुजरात के पास है आबू पर्वत, वहाँ पे 1178 में आक्रमण किया था। वहाँ पे शासक था भीम द्वितीय, या इसी को मूल राज द्वितीय बोलते हैं। इसने अपनी साहसी और विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में गोरी का मुकाबला करके इसको परास्त भी कर दिया था। ठीक है। और द्वितीय ने गोरी को बंदी भी बना लिया था, और गोरी की भारत में पहली पराजय थी। तो यह इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखिए, वो तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं था, लेकिन अब आने वाले जो 2 युद्ध हैं मोहम्मद गोरी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत बार पेपर में देखा होगा तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध देखिए, ये 1191 में हुआ। कहाँ पे? दिल्ली के पास में है तराइन। और इसका शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। याद रखिएगा, तृतीय की बात कर रहा है ये। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और गोरी के मध्य क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गोरी हार गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। भटिंडा के किले पर कब्जा करना था इसका मुख्य लक्ष्य। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने भटिंडा की ओर कूच किया। बीच में तराइन में मोहम्मद गोरी की सेना से क्या हुआ? भिड़ गए, और तराइन के युद्ध में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? जीत गया। और पृथ्वीराज चौहान इस तरह से मोहम्मद गोरी को भारत में आगे बढ़ने से क्या कर दिया? इसने रोक दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए पूरा सोच रहा था इसने, और पूरा इसने क्या किया? इसने एक अपना दूत भी भेजा कि हमारी, मतलब मोहम्मद गोरी भेजा पृथ्वीराज चौहान के पास कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने माना भी नहीं, और इसका कोई साथ भी नहीं देता है। इस वजह से 1192 में दूसरा युद्ध हुआ, और इस बार पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गया, और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी यहाँ पे जीत गया। इस तरह से पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की क्या हो गई? स्थापना हो गई, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, लेकिन 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ था दूसरा वाला, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1192 से 1206 के उसने गोरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला था। तो जो गोरी ने कुछ एरिया जीते थे, उस पर प्रशासन कौन संभाल रहा था? तो उस पर प्रशासन कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे संभाल रहा था। ठीक है, इस अवधि में ऐबक ने उत्तर भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया था। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़। देखिए, यहाँ पे उसी चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहे तो देख लें, चाहे तो मैंने इस बात को बता दिया पहले ही। जो मोहम्मद गोरी है, ये क्या करेगा? जब ये पहले तराइन के प्रथम युद्ध में हार गया था, तो ये क्या करेगा? बदला लेने की सोचेगा, और इसने अपना दूध भेजा
दूत जो है भेजा पृथ्वीराज चौहान के पास कि मेरी क्या कर लो, अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन इसने मना कर दिया। और इसने पृथ्वीराज चौहान ने बहुत सारे राजपूत शासकों से भी अपील की, लेकिन सभी ने क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो ये आगे की कहानी है जो कि इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, आपको क्या कर ले, पढ़ लें। लेकिन आप याद रखें कि क्योंकि इसने क्या किया था, दूसरे युद्ध, तराइन के दूसरे युद्ध में यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था। हरा करके मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी थी। इसी वजह से मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखिए 1194 में क्या हुआ। 1194 में मोहम्मद गोरी चंदावर पे यहाँ पे क्या करता है, कन्नौज में, चंदावर के पास, यहाँ पे कन्नौज के पास चंदावर है, वहां पे क्या कर दिया इसने, युद्ध किया या आक्रमण किया। और कन्नौज के शासक उसमें कौन थे, राजा जयचंद। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। तो ये खास करके तराइन का युद्ध, फिर ये इसको बोलते हैं चंदावर का युद्ध भी बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब इसमें क्या हुआ, 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के जो गढ़वाल राजा जयचंद जो थे उनको हरा दिया। और चंदावर कहाँ, इसमें फिरोजाबाद जिले में, यमुना नदी के किनारे। समझ में आई बात, आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, 1192 में हुआ। चंदावर का युद्ध कब हुआ, तो 1194 में हुआ। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आइए इसके बाद एक युद्ध और है, उसको भी देखेंगे। मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्के की बात करें तो मोहम्मद गोरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी, और दूसरे तरफ इसने कलमा अरबी में दूसरे तरफ उसको मतलब लिखा था या खुदा हुआ था। आगे चलते हैं। देखिए मोहम्मद गोरी के जो भारत में एरिया थे उसको हम पहले हमने देख लिया था, एक बार और देख सकते हैं हम। गोरी जब भारत में जीता तो उत्तर भारत में एकता प्रथा की स्थापना हुई। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः 1192 से 1206 तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का क्या किया, प्रशासन संभाला। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा हूँ। और इसी समय में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1206 में मोहम्मद गोरी ने कौन कौन से एरिया यहाँ पे मतलब अपने विजित क्षेत्रों में शामिल कर लिया था। देखिए आई थिंक वही वाला, नहीं वो नहीं है, इसको देखते हैं। देखिए अब 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये तो हमने देख ही लिया है, ये भी देख लिया है। प्रोफेसर हबीब ने क्या बोला था कि तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। तो ये बात तो मुझे नहीं लगता उतना इम्पोर्टेंट है। बिहार और बंगाल की विजय के बारे में गोरी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन इस कार्य को गोरी की एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने किया था। मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि गोरी और जो ऐबक था ये कभी भी बिहार और बंगाल को जीतने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इसका एक साधारण दास था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार, इसने यहाँ पे ऐसा किया। इसने क्या किया, बिहार की विजय तथा नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस कर डाला। तो आप जानते हैं बिहार में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आप बोल सकते हैं, उसको इसने तोड़फोड़ कर दिया। उसने 1198 से 1203 के बीच में बंगाल पर आक्रमण किया। उसमें वहां का शासक लक्ष्मण सेन था, जो कि बिना लड़े ही भाग गया। और तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट किया, और राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। वहां का राजा भाग गया, लक्ष्मण सेन पहले ही, तो क्या हो। अब लक्ष्मण सेन ने भागकर क्या किया, लक्ष्मण सेन ने भागकर पूरी बंगाल में शरण लिया और वहां बहुत दिन तक अपना समय खराब किया। देखिए इख्तियारुद्दीन ने संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया, लखनऊती को इसने अपना राजधानी बनाया था इख्तियारुद्दीन ने। इख्तियारुद्दीन कौन था, इख्तियारुद्दीन गोरी का साधारण सा एक क्या था, दास था। तो ये चीजें थी। आइए आगे चलते हैं। देखिए अब आते हैं दिल्ली सल्तनत पे। तो हमने तुर्कों का आक्रमण पढ़ लिया। तुर्कों का आक्रमण आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तुर्कों का आक्रमण, एक कोई खाली पेज लेता हूँ तब आपको थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे। देखिए तुर्कों का आक्रमण आई थिंक आपको समझ में थोड़ा सा आया होगा। आपको ध्यान देना है, तुर्कों के आक्रमण में हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, और भारत में उसमें सिंध के राजा कौन थे, दाहिर थे। उसके बाद आपने देखा मोहम्मद गजनवी को, मोहम्मद गजनवी को देखा आपने। मोहम्मद गजनवी ने भारत पे कितने बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोमनाथ पे, जो कि गुजरात में है, इसने जो आक्रमण किया था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय यहाँ के शासक कौन थे, भीमदेव थे, भीमदेव थे। इसके बाद हमने गजनवी के बाद हमने गोरी को देखा।
और गोरी के देखिए ज़्यादा जो भी युद्ध हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। गोरी ने यहाँ पे देखिए मैंने बताया तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा ये, तराइन का प्रथम युद्ध, फिर तराइन का इसने द्वितीय युद्ध लड़ा और किससे, सेम ही पर्सन पृथ्वीराज चौहान से। और फिर ये चंदावर का युद्ध लड़ा 1194 में, हमने पढ़ा चंदावर में 1194 में इसने लड़ा युद्ध और वहाँ के राजा जयपाल जो थे उनको भी इसने परास्त किया। इतनी बातें अभी तक हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो गोरी था, गोरी का एक गुलाम था या दास था, क्या नाम था उसका, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था तराइन के दूसरे युद्ध में। इस वजह से अब क्या होगा, गोरी यहाँ से जाएगा और वो अपनी कमान किसको दे के जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से हमारा क्या होगा, गुलाम वंश चालू हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कुछ बातें। आइए यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी, दिल्ली सल्तनत की अब शुरुआत होगी। दिल्ली सुल्तनत में देखिए गुलाम वंश में टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अगर आपको याद रखना है पांचों किस क्रम में, कभी कभी मिलाने के लिए या मैच कराने के लिए या क्रम मतलब सही करने के लिए कि सबसे पहले कौन सा वंश आया उसके बाद तो इसके लिए ट्रिक होता है, गुलाब खिले तो सूंघ लेना। गुलाब देखिए या ट्रिक से याद रखेंगे तो सही रहेगा, गुलाब खिले तो सूंघ लेना, ठीक है। गुलाब खिले तो सूंघ लेना। गुलाब मतलब गुलाम वंश, खिले मतलब खिलजी वंश, तो माने तुगलक वंश, सूंघ माने सैयद वंश और लेना माने लोधी वंश। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं इसका क्रम, क्योंकि क्रम कई बार पूछता है वो कि सबसे पहले किस दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश आया था। अब हम बात करते हैं, देखिए गुलाम वंश में टोटल इसमें कौन सा वंश था, इसको इलबारी वंश के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसमें टोटल 11 शासक आए, तो क्या हमको 11 शासक सारे पढ़ने हैं, तो मैं तो कहूँगा नहीं, इसमें केवल इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे हम, उसके बाद इल्तुतमिश पढ़ेंगे, फिर रजिया सुल्तान पढ़ेंगे क्योंकि ये एकमात्र महिला थी। उसके बाद हम यहाँ पे बलबन पढ़ेंगे और तो बस इसी में केवल 4 ही शासक सही से पढ़ेंगे और तो छोटे छोटे हैं और उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। उसके बाद हम खिलजी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को, और उसके बाद हम बस 2 ही यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुगलक वंश में अगर हम बात करें तो गियासुद्दीन तुगलक, क्योंकि इसने स्थापना ही किया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक भी इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैयद वंश की बात करें तो खिज्र खान ने स्थापना किया, मुबारक शाह उसके बाद है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अलाउद्दीन आलम, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। लोधी में यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो ये चीज़ें हमको पढ़नी है। चलिए हम गुलाम वंश से चालू करते हैं। आइए देखिए पहले तो हम दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों के बारे में आपको बता देते हैं भैया, कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों ने शासन किए। ये तुर्की और अफगान मूल के थे। जितने लोगों ने यहाँ पे शासन किया तुर्की, क्योंकि हम जानते हैं पहले इसके पहले क्या था, तुर्कों का आक्रमण किया था, तुर्कों ने भारत पे आक्रमण किया। अब वही क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना तराइन के दूसरे युद्ध, मैंने बताया ना अभी, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई, तो राजपूत वंश पृथ्वीराज चौहान का जब मतलब यहाँ पे पतन हुआ, तो तराइन का दूसरे युद्ध में 1192 में, तो दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे क्या हुई, स्थापना हुई। और मुगल वंश की स्थापना कब होती है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में बाबर जो है क्या करता है, इब्राहिम लोदी को मार करके, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है, उसको मार करके ये क्या करता है, ये मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर, ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के शासकों का अवरोही क्रम, ये कई बार पूछ सकता है और पूछा भी 1-2 एग्जाम में, कि सबसे 5 वंश में सबसे ज्यादा साल तक या सबसे ज्यादा समय तक किस वंश ने शासन किया। तुगलक वंश ने देखिए 94 वर्ष तक शासन किया था। फिर मामलूक वंश ने 84 वर्ष तक शासन किया। लोदी वंश ने 76 वर्ष तक शासन किया। सैयद ने 36 और खिलजी ने 30। तो सबसे ज्यादा आपको तुगलक, मामलूक, और मामलूक मतलब गुलाम वंश, देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मामलूक को ही हम गुलाम वंश बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, गुलाम वंश। तो तुगलक सबसे ज्यादा 94, मामलूक, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले ही बात कर चुके हैं गुलाम वंश में। देखिए गुलाम वंश के शासक जैसे सबसे पहले कौन आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा।
जो कि मामलूक या गुलाम वंश का क्या है, संस्थापक है। इसके बाद इसका दास इल्तुतमिश आएगा, प्रथम तुर्क सुल्तान था ये, ठीक है। देखिए इसके बाद तो वैसे आराम सा आता है, लेकिन आराम सा बहुत ही कम समय के लिए रहता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम क्या मान लेते हैं, इल्तुतमिश को मानते हैं, इल्तुतमिश को। फिर हम देखेंगे इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, रजिया सुल्तान, ये प्रथम महिला तुर्क शासक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुइजुद्दीन शाह आते हैं, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आते हैं, फिर आते हैं हमारे गियासुद्दीन बलबन आते हैं, फिर गियासुद्दीन बलबन के बाद कैखुसरो और बगुरा खां आते हैं, और सबसे लास्ट जो होते हैं वो क्यूमर्स होते हैं। ये हमको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका पूरा नाम मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी था। इसने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की, इसको भारत में वास्तविक संस्थापक मानते हैं तुर्क राज्य का। देखिए ये कब कब कौन सा लड़ा, थोड़ा सा एक बार हम समरी देख लेते हैं। इसने सबसे पहले मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया 1175 में, फिर ये 1178 में गुजरात के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है। गुजरात वाले में हमने बताया कि जो वहाँ का शासक था, उसने अपनी माँ की सहायता से क्या किया था, इसने बंदी बना लिया था इसको, वो वाला युद्ध है ये। फिर तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध हुआ, जिसमें ये हार जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान थे, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। फिर चंदावर का युद्ध 1194 में होता है, जिसमें जयचंद की क्या हुई, हार हुई और ये जीत गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मोहम्मद गोरी का दास है, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये इसके वैवाहिक संबंध को समझ लेते हैं। ऐबक का विवाह किसके हुआ था, तो ताजुद्दीन अल्दौज जो थे उनकी पुत्री से हुआ था। इसकी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से हुआ था, और इसकी पुत्री का विवाह जो है वो इल्तुतमिश से हुआ। इसका मतलब इल्तुतमिश क्या था, इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और दास भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का विवाह किससे हुआ था, इल्तुतमिश से हुआ था। देखिए इसने क्या किया, तुर्की राज्य का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। फिर गुलाम वंश की संस्थापना भी इसने की थी। बाद में पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर करके ये क्या हो गया था, ये मर गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। ये 1194 में गजनी वापस चला जाता है, कौन, मोहम्मद गोरी। और इसने मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना कार्यभार क्या कर लिया, संभाल लिया। लेकिन 1205 में फिर से आया है। कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोहम्मद गोरी भारत कितनी बार आया, तो एक्चुअली में आई थिंक तो भारत वो है 2 से 3 बार आया था। अब देखेंगे तो अगर पूछे केवल एक बार आया था तो ये गलत है, ये आपको गलत समझना है, ठीक है। इसने विजय के बाद वापस जाते समय 1206 में भी इसकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। आई थिंक आपको समझ में आएगा, आगे चलते हैं। देखिए अब हम गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। देखिए आपको ये बार बार पता होना चाहिए कि सबसे पहला शासक कौन था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। सबसे पहले मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, बार बार मैं इसी वजह से बता रहा हूँ ताकि क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए आपका, ठीक है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया, गुलाम वंश की स्थापना किया, या मामलूक वंश इसी को बोलते हैं, या इल्बरी वंश भी इसी को बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, इल्बरी वंश भी इसी को बोलते हैं। देखिए इसके बाद आराम सा आया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद इसका दास इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है। ये प्रथम तुर्क सुल्तान था। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका बेटा अलाउद्दीन मसूद बाद में आएगा। इसके बाद रजिया सुल्तान आती है, जो कि प्रथम महिला शासक होती हैं। फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बलबन, फिर कैखुसरो, बुगरा खां, और फिर क्यूमर्स भी आते हैं। सबसे लास्ट में क्यूमर्स ही है। अब देखिए ये मैं 2 बार 3 बार इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ यहाँ पे याद हो जाए, क्योंकि अब की बार हम देख रहे थे जैसे आरओ के पेपर में, सॉरी आरओ जो एग्जाम हुआ था, आरओ का जो एग्जाम हुआ था, ये उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएल आरओ का जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्या पूछ रहा था वो कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस तरीके के 2 क्वेश्चन वहाँ पे आया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आइए गुलाम वंश। गुलाम वंश में 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए थे। तो गुलाम वंश कब से कब तक चला था, 1200 से 1290 तक चला था। इसका मतलब कितने साल तक, 84 सालों तक चला था गुलाम वंश, है ना। इसकी स्थापना किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। देखिए ये वंश के नहीं थे, सभी तुर्क थे, हमको पता है ना, तुर्कों का आक्रमण इसी वजह से हमने सब पहले पढ़ा था। इनके सभी वंश क्या थे, अलग अलग थे, और इनके स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, ठीक है। देखिए सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने पर के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के मामलुक सुल्तान कहना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब स्टेटमेंट थे नहीं, इस वजह से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे लिए, ठीक है। 1206 से लेकर के 1210 तक इसने क्या किया, भारत पर अपना शासन किया था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक यहाँ पे भारत में शासन किया। ये तुर्क जनजाति का था, ठीक है। बचपन में निशापुर के काजी फखरुद्दीन अबुल अजीज कूफी ने
इसको एक दास के रूप में खरीद लिया था। ऐबक बचपन से ही बहुत अधिक सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिसके कारण इसका नाम कुरान ख्वां भी था। ठीक है, कुरान ख्वां मतलब कुरान का पाठ पढ़ने वाला या करने वाला। बाद में निसापुर से गजनी लाया गया इसको, और बाद में वहां से इसको कौन खरीद लिया? मोहम्मद घोरी ने इसको खरीद लिया था दास के रूप में। ये प्रतिभा लगान ईमानदारी के बल पर बहुत ही जल्दी ऐबक के गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। ठीक है, गोरी ने इसको अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत किया। अमीर ए आखूर, तो ये जो टर्म्स होते हैं ये हमको पता होना चाहिए। जैसे कुरान ख्वां हो गया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे कुरान ख्वां हो गया आपका, जैसे अमीर ए आखूर हो गया। ठीक है, इसने अपना राज्याभिषेक मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद 1206 में कराया था। तो जैसे मैं अभी बताया था कि 1206 में, जब 1205 में एक बार मोहम्मद घोरी भारत में फिर से आया था, तो वो देख करके 1206 में जा रहा था, तभी उसके रास्ते में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद ही इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ये बात हमको पता होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए। इसने केवल मलिक और सिपह सालार की उपाधि ही ये रखा था। घोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद ही 1208 में ये ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली थी। ठीक है, आइए अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये बहुत ज्यादा दान देता था, इसी वजह से इसको लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला इसको बोलते हैं। तो क्या क्या अभी हमने बताया था, इसके पहले हमने क्या बताया था? एक चीज, इसका क्या नाम था? इसका नाम था कुरान ख्वां। ठीक है, इसको कुरान ख्वां, उसके बाद इसको जो है मोहम्मद गोरी या गोरी ने किस पद पर प्रोन्नत किया था? अमीर ए आखूर। ये सारे टर्म्स हमको पता होने चाहिए, कभी कभी टर्म्स से बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे भी आपको भी। तो कुरान ख्वां, और इसका दूसरा नाम क्या हो गया? लाख बख्श, मतलब लाखों का दान करने वाला। ठीक है, ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है और पूछा गया है कई बार। कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। कुव्वत इस्लाम कहाँ पे है? दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, इसने दिल्ली में ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया, प्रारंभ किया था इसने, जिसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। अब तो बताओ जाना चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि जो कुतुब मीनार है, जो कुतुब मीनार है उसकी 5वीं मंजिल कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। जिसको नहीं पता वो सीधा क्या ठोकेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक बोलेगा, उसका निर्माण तो वही कराया था। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। पोलो खेलते समय ये क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1210 ईस्वी में। और इसको लाहौर में क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आई थिंक आपको। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं और इसके बाद हम इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। देखिए मैंने बताया, आपको दिखाया था। तो इसके बाद वैसे आराम शाह आते हैं, आराम शाह। लेकिन आराम शाह इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको इंपॉर्टेंट केवल पढ़ने, हम टाइम अपना वेस्ट क्यों करें यहाँ पे? जिसको पढ़ना, जिसके पास टाइम वो पढ़ सकता है, हम यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो आराम शाह इसके बाद यहाँ पे आएगा, उसको हम देखने थे, लेकिन देखना था, लेकिन हम इल्तुतमिश को देखेंगे। ठीक है, देखिए देखिए आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश के बारे में। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, इसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी, और खलीफा ने इल्तुतमिश से शासन की पुष्टि के सारे क्षेत्र में कर दी। सुल्तान ए आजम की उपाधि भी धारण इसने किया था। सुल्तान ए आजम की उपाधि कौन धारण किया था? तो इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि भी धारण किया था। इसको गुलाम का गुलाम बोलते हैं, क्योंकि ऐबक जो था वो खुद ही गुलाम था। किसका? मोहम्मद गोरी का। इस वजह से, और जो इल्तुतमिश था वो इसका था, इस वजह से इसको गुलाम का गुलाम बोलते हैं। इलबरी जनजाति का तुर्क था इल्तुतमिश, ये हम पहले भी देख लिए। सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं का क्या था? सूबेदार था। 1205-6 में खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में वो मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? जो खोखर जनजाति का विद्रोह हुआ था वहां पे मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ कौन था? इल्तुतमिश था। युद्ध में इसने क्या किया? साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया।
गोरी ने क्या कर दिया, इसको दास्ता से मुक्त कर दिया। आइए अब हम इल्तुतमिश के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा चीजें क्लियर होना था कि हमारी। चलिए, हमको कहाँ देखना था, हमको देखना था इल्तुतमिश का दूसरा, यहाँ से नहीं, ये यहाँ से हमको देखना था। ठीक है, आइए देखिए, मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था और चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी पहुंचा था। चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि मंगबरनी की सहायता न करें। यहाँ पे मेरी बात आप समझ में नहीं पाए गए थे। देखिए, चंगेज खां ने ख्वारिज्म शाह का जो पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी, इसका पीछा कर रहा था। ये पीछा करते करते कहाँ पहुंचा, सिंधु नदी तक पहुंचा जहाँ पे इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश के पास फिर चंगेज खान ने अपना दूत भेजा कि जो मंगबरनी जा रहा है इसकी सहायता नहीं करेगा। फिर इल्तुतमिश ने क्या किया, उसकी कोई सहायता नहीं की और मंगबरनी 1224 में भारत से चला गया। तो इस समस्या का क्या हो गया, समाधान हो गया। देखिए, 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। खिलअत, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। ठीक है। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों से तेलियागढ़ी के समीप हिशामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सबसे पहले भारत में शुद्ध अरबी के सिक्के कौन चलाया था, तो इल्तुतमिश चलाया था। देखिए, सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी के आरंभ किए। तो कभी कभी पूछता है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने शुरू किया, तो इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। ठीक है, आइए कुछ और फैक्ट्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं। इब्न बतूता, इब्न बतूता के वर्णन से पता लगता है इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां बनवाई थी, जिसके गले में 2 घंटियां भी लटकाई थी। अगर आप इसको बचाते तो बजा करके आप अपने न्याय की मांग कर सकते थे। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर दाद नामक अधिकारी भी नियुक्त किया था। त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। हेग के अनुसार इल्तुतमिश मुगल शासकों में सबसे महान था। सॉरी, मुगल नहीं, गुलाम शासकों में, मुगल तो बाद में आएंगे। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश जो था वो निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है ना, तो गुलाम वंश का अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछेगा कोई, तो आपको क्या बताना है, इल्तुतमिश। और भारत में तुर्कों का वास्तविक संस्थापक कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, मोहम्मद गोरी। ये भी बात मैंने पहले की है। ठीक है, आइए अब हम रजिया सुल्तान को देखते हैं। रजिया सुल्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान 1236 से 1240 थी और रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का ही हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया। देखिए, व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से सनी राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तानों के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू में हम क्या आप टाइम खराब करें, आगे चलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, केवल उतना ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम बलबन को पढ़ते हैं। देखिए, बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसको उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, उलुग खान के नाम से किसको जाना जाता था। इसका पूरा वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था। 3 नाम इसके हो गए, एक बहाउद्दीन, एक उलुग खान और एक गयासुद्दीन बलबन। देखिए, ये भी क्या था, इल्बरी तुर्क का था, इल्बरी तुर्क था। बलबन ने 1266 से 1286 तक यहाँ पे सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी और ये बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया गया। बाद में दिल्ली आया, जहाँ से इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीद लिया था। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार पदक दिया था। खसदार, ये रजिया के काल में वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया और रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। इसके बाद बाराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर ए आशूर का पद मिला।
ये बात इंपॉर्टेंट है। अमीर आशुर का पद मिला और बदरुद्दीन क्रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर भी मिली थी। आगे चलते हैं कि बलबन के बारे में कुछ बातें और इम्पोर्टेंट हैं। मसूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे हांसी की सूबेदारी प्राप्त हुई। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से कर दिया। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि और नायब ममलिकात का पद दिया गया। 1266 में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसन हुआ। बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति, तो अभी तक अगर मैं बात करूं तो बलबन ने जितनी भी बातें हमने पढ़ा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है कि अगर पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया था तो बलबन। उसके बाद ये प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। इसने राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। ये सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरा सुल्तान का निरंकुश होना भी आवश्यक है। तो ये किसके हिसाब से? ये बलबन के हिसाब से। सॉरी, आगे चलते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ बातें और इम्पोर्टेंट है। ये लोक प्रचलित फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेता था और ये राजस्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयास भी इसने किया। इसने नियामत खुदाई माना गया, ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई राजा को माना गया। ठीक है, इसके अनुसार मान मर्यादा में केवल पैगंबर के बाद में, उसके अनुसार मान मर्यादा में वह मतलब कौन? गयासुद्दीन बलबन पैगंबर के बाद आता है। राजा जिसे अल्लाह या जिसे जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इल्लाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। ठीक है, और उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी मंगोलों से मुकाबला करने के लिए। उसका नाम था दीवान अर्ज। देखिए दीवान अर्ज के पहले सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो सुपर इंपॉर्टेंट है, मैं केवल उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा और पढ़ाना तो पड़ेगा पूरा। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी इसने दीवान अर्ज की स्थापना की थी जो कि एक सैन्य विभाग था। बलबन ने अपने मंत्री दीवान अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और बहुत ही वर्क हार्ड पर्सन था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ही ना हो। आगे आते हैं और बलबन के बारे में कुछ और बातें। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया, जैसे सिजदा, जैसे पाबोस, जैसे नौरोज। देखिए बलबन के बारे में जैसे क्या क्या मैं फिर से रिवाइज करा दूं। बलबन ने क्या क्या चीजें किया? तो इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और, बोलिए सब लोग साथ में बोलते रहिए, रक्त और लौह की नीति इसने अपनाई थी, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या इंपॉर्टेंट था इसका, यहाँ पे हमने क्या देखा था अभी? दीवान अर्ज इसने स्थापना किया था। ठीक है, इसने दूसरी बात जो थी वो थी इसने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना भी किया था। दीवान ए अर्ज की जो कि एक सैन्य विभाग था, मंगोलों से लड़ने के लिए इसने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की भी स्थापना की थी। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसने सिजदा और पाबोश, सिजदा मतलब क्या होता है? भूमि पर लेट कर अभिवादन करना। पाबोश मतलब होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। ये रीतियां इसने आरंभ की थी। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार जो होता है नौरोज, बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा भी आरंभ की थी। तो अगर मैं 5-6 शब्द केवल बताऊं आपको तो गियासुद्दीन बलबन के बारे में याद करने के लिए, तो रक्त और लौह की नीति, फिर दीवान अर्ज, फिर सिजदा, फिर पाबोस और फिर नौरोज। ये 5 शब्द आपको याद होनी चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको याद करना चाहिए। तो ये हो गए गुलाम वंश। गुलाम वंश हमने 3-4 लोगों को, मैंने पहले बताया था इतने ही लोगों को ज्यादा देखना, सबको नहीं देखना है। तो गुलाम वंश में हमने किसको किसको देखा? आपको अगर आपको याद हो तो एक बार आप दिमाग से रिकॉल करिए। देखिए रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो रिकॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन आया? कुतुबुद्दीन ऐबक आया। दूसरे नंबर पे कौन आया? आराम से आता है लेकिन हमने इल्तुतमिश को बुलाया, इल्तुतमिश को बुलाना पड़ा। उसके बाद कोई और आता है लेकिन हमने बुलाया किसको? हमने बुलाया रजिया सुल्तान को। हमने बुलाया रजिया सुल्तान को। और उसके बाद हमने किसको बुलाया? उसके बाद हमने बुलाया बलबन को। रजिया सुल्तान निकोल हमको इतना याद रखना है कि ये प्रथम महिला तुर्क शासक थी। बलबन के बारे में क्या याद करना? हमने 5 शब्द मैंने बताए थे। कौन कौन से 5 शब्द? फिर से बताइए, आप फिर से रिवाइज करिए, बार-बार रिवाइज करिए। बलबन, रक्त और लौह की नीति, फिर सिजदा, पैबोस, दीवाने अर्ज और नौरोज। ठीक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर आपसे पूछे क्या क्या आप बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना की। फिर इसने क्या किया? फिर इसने कुतुब मीनार की स्थापना की। फिर इसको लाख बख्श बोला जाता है। ये सारी बातें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक इस तरीके से हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। ये 4 ही शासक हमको गुलाम वंश में देखने थे। अब हम देखेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 के बीच में इसने क्या किया था? शासन किया था। देखिए, हम खिलजी वंश के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आएगा। फिर दूसरे नंबर पे आएगा अलाउद्दीन खिलजी। तीसरे नंबर पे आएगा शिहाबुद्दीन उमर, ठीक है। फिर चौथे पे आएगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। फिर नासिरुद्दीन खुसरो। लेकिन इनमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं 2 ही 3 पढ़ाऊंगा जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले हम खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा बेस बनाते हैं अपना। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की, ठीक है। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 में कैकुबाद द्वारा बनवाई गई अपूर्ण किलाखरी किलगुदी के महल में करवाया था। कैकुबाद जो है ये गुलाम वंश का शासक था। हमने पढ़ाया था आपको, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया था, लेकिन ये बताया था कि कैकुबाद जो है वो गुलाम वंश का एक शासक था। देखिए, श्रीवास्तव के अनुसार क्या है, जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम सुल्तान था जिसने निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा था। हालांकि निरंकुशवाद के बारे में बलबन भी बताता था कि बलबन क्या बताता था कि निरंकुशवाद, राजा का निरंकुश होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर तुजुक का पद दिया और अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से भी किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मणिकपुर की सूबेदारी भी प्राप्त हुई थी, ठीक है। आइए अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि क्या आपको याद करना है, क्या नहीं याद करना है। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया इसने। धर्म को दबाना चाहा, इसका मतलब आप बोल सकते हो। इसने अपने आप को क्या कहा? यामीर उल खिलाफत, नासरी अमीर उल मुमकिन बताया। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा, ठीक है। इसकी पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह मृत हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। तो ये बात इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस काव्य को लिखा है, तो पद्मावत को लिखा है, ठीक है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया, ठीक है। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान था जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया और श्रेष्ठ और साहसी सेनापति बहुत था। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, इसका सेनापति जफर खान था। इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है? पद्मावत लिखा है। इसने यामिर उल खिरापत नासिरी अमीर उल मुमकिन बताया। इसने अपने आप को, और ये उलेमा वर्ग से मुक्त रहा। ये बात हमको पता होना चाहिए। और भी कुछ है उसको भी देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। देखिए, अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह भी हुए थे, लेकिन विद्रोह के कारण पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 आदेश जारी किए थे। पहला आदेश क्या था? अध्यादेशी ऑर्डिनेंस। आपको बताना है कि भारत में जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, वो राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर की अनुच्छेद कौन से हैं, किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने का यहाँ पे अधिकार है राष्ट्रपति और राज्यपाल को। तो इसने पहले अध्यादेश जारी करके उपहार मतलब गिफ्ट, फिर पेंशन, फिर ग्रांट माने दान में जो भी भूमि प्राप्त हुई है आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई। मतलब जैसे मान लीजिए इसके पहले जो चल रहा था, मतलब इसके पहले गुलाम वंश था, तो अगर किसी ने कोई भूमि दान की है, पेंशन दिया गया, उपहार दिया गया, तो उन सारे व्यक्तियों से इसको वापस ले ली गई तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकारी कर लेने का आदेश दिया गया। तो अब क्या होगा? ये सारे व्यक्तियों से क्या करेगा? कर लेगा। दूसरा अध्यादेश क्या था? इसने गुप्तचर विभाग का संगठन किया, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, गुप्तचर विभाग का संगठन किया। तीसरा अध्यादेश था कि मादक द्रव्य, शराब, भांग आदि का प्रयोग हुआ जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। तो ये तो अच्छी बात थी, मुझे लग रहा है। आज भी बिहार में क्या है, शराब बंद है, लेकिन एक्चुअली बंद नहीं होगा क्योंकि बिना शराब के तो काम कैसे चलेगा। चौथे अध्यादेश द्वारा सरदारों एवं अमीरों के दावतों, विवाहों, संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो सरदार थे और अमीरों की दावतों व विवाह संबंधों पर, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा जो
बहुत ज़्यादा खर्चे बर्चे होते तो उस पर प्रतिबंध इसने लगाया, तो 4 आदेश इसने जारी किए थे। अब देखिए, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा। ये बात आप समझ रहे हैं, देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, रामचंद्र देव पर एक बार आक्रमण किया था देवगिरी पर, मतलब कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो रामचंद्र देव ने बोला था ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, हर वर्ष जो भी आय होगी उसको भेजेंगे आपको, लेकिन 1305-6 में उसने उस कर को नहीं भेजा। फिर 1307 में क्या हुआ, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, और फिर रामचंद्र क्या हो गया, हार गया उसमें और आत्मसमर्पण कर दिया। रामचंद्र के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया अलाउद्दीन ने और उसे राय रायन की उपाधि दी। 6 माह के बाद उसने 1 लाख सोने का टंका और नौसारी का जिला देकर उसे राज्य वापस भेज दिया। 1312 में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। 1000 दिनारी भी कहा जाता है इसे, ठीक है। मलिक काफूर को क्या बोला जाता है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1000 दिनारी भी कहा जाता है किसको, मलिक काफूर को, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। देखिए, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। तो ये देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसने दीवान ए मुश्तकराज की स्थापना की, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुश्तकराज। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुक्त, मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए और उनकी भूमि पर से कर भी लिया जाने लगा और सभी कर भी लगाए, जिसके कारण जो खुद थे, मतलब जमींदार और बलाहार जो थे साधारण किसान में कोई अंतर नहीं था। ये तो चीज अच्छी थी, मतलब जमींदार अपने आप को श्रेष्ठ अगर साबित करना चाहे तो ऐसा ना हो, इसके लिए बढ़िया ही किया था कि इसने सब पर से कर लगाना चालू कर दिया था। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम या इंदरात या पेंशन तथा वक्फ मतलब धर्मार्थ द्वारा प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। तो सभी व्यक्तियों से कौन कौन सी भूमि छीनी, अगर कोई राज्य ने किसी व्यक्ति को संपत्ति कोई दिया है, कोई पेंशन दिया है, कोई इनाम दिया है या कोई धर्म से प्राप्त भूमि है, सबको ये क्या करता था, छीन लेता था। और ये खालसा भूमि के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई। खालसा मतलब क्या है कि सरकार या इसके, खालसा मतलब अलाउद्दीन खिलजी के क्षेत्र में क्या हुआ, अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। उपज का कितनी परसेंट, 50%, ये बात बताना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। भूमि की वास्तविक आय पर क्या किया इसने, राजस्व निश्चित कर दिया था कि कितना हमको मिलना चाहिए, 50% खराज के रूप में इसने इसको चाहिए था। अब आइए आगे चलते हैं। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो पीडीएस आज भी है, अगर आप कोई निबंध लिख रहे हो या कुछ और लिख रहे हो तो आप, हम जानते हैं पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत क्या करती है सरकार, हम सबको राशन प्रदान करती है, राशन प्रदान करती है। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत सरकार क्या करती है, सबको राशन प्रदान करती है। 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल प्रदान करती है सरकार। पीडीएस, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ की, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अगर आप निबंध वगैरह कुछ भी लिख रहे हो तो यहाँ से आप पहले लिंक अप कर दो। मान लो पीडीएस पे कोई टॉपिक पे आपका आ गया तो आप अलाउद्दीन खिलजी से लिंक करके उसको स्टार्ट कर सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, इसने 2 तरह नए कर लगाए, एक है घरी कर और एक था चराई कर। घरी कर मतलब घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था और चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, ठीक है। देखिए 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। मंगोल और दिल्ली सल्तनत के बीच में सीमा क्या थी, जो रावी नदी थी, मान लीजिए ये दिल्ली सल्तनत है ये, और ये अगर मंगोल है तो इनके बीच की जो सीमा ये है, यही रावी नदी है और यही इनकी क्या है, सीमा है। देखिए सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में शिर मुगल के नेतृत्व में 1325 में मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य से पार कर किया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें हरा दिया। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और उल इमाम, खलीफतुल्लाह आदि उपाधियां भी धारण की, जिससे वह सर्वथा अयोग्य था।
मतलब वो इसके लायक नहीं था, तब भी उसको क्या किया गया, उपाधियां धारण किया गया। फिर नासिरुद्दीन खुसरो शाह आया, हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था, इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और पैगंबर का सेनापति की उपाधि भी धारण की। इसने इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दे दिया। तो इस्लाम खतरे में है, इस्लाम का शत्रु नामक जो नारा किसने दिया था, तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने दिया था। अब आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये किन किन राज्यों को इसने जो है कब्जा किया था। आइए देखिए, अब हम दो यहाँ पे राज्य पढ़ चुके हैं, दो वंश पढ़ चुके हैं। एक हमने गुलाम वंश पढ़ा, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि एकदम याद हो जाए आपको अच्छे से। एक हमने गुलाम वंश पढ़ा, एक हमने एक हमने खिलजी वंश पढ़ा। एक हमने क्या पढ़ लिया, सब लोग साथ में बोलते जाइए, दिमाग भी लगाते जाइए, केवल देखने से या पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको रिकॉल भी करना पड़ेगा। और इसके पहले हमने तुर्कों का आक्रमण भी देखा था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी ये सब आए। तुर्कों का आक्रमण भी हमने देखा। हमने यहाँ पे क्या देखा, तुर्कों के आक्रमण के समय हमने किन किन चीजों को देखा। तुर्कों के आक्रमण के समय हमने देखिए, हमने किसको देखा था, मोहम्मद बिन कासिम को देखा, मोहम्मद बिन कासिम को देखा। दूसरा हमने किसको देखा, मोहम्मद गजनवी को देखा, जो कि 17 बार भारत पे आक्रमण किया। फिर हमने मोहम्मद गोरी को देखा। गुलाम वंश में हमने किसको किसको देखा, गुलाम वंश में हमने, आपको दिखा दे रहा हूँ किसको किसको देखा हमने। गुलाम वंश में हमने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा, फिर हमने इल्तुतमिश को देखा, फिर हमने रजिया सुल्तान को देखा, और फिर हमने बलबन को देखा। फिर हम बात करते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश में हमने किसको किसको देखा, खिलजी वंश में हमने पहले तो हमने गियासुद्दीन गियासुद्दीन खिलजी को देखा। फिर हमने अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अलाउद्दीन खिलजी को हमने देखा। थोड़ा बहुत छोटे छोटे को देखा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी बातें अभी तक हम देख चुके हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो ना, आप कमेंट में लिखिएगा जरूर, और साथ ही साथ थोड़ा सा पीछे आप जा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम तुगलक वंश चालू करते हैं, तुगलक वंश। ठीक है, आइए तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापना किसने किया, गयासुद्दीन तुगलक ने किया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी।